किसी भी व्यक्ति की निर्मित में उसके परिवेश का, उसके जीवन में आए हुए लोगों का कितना और क्या योगदान होता है। विशेषकर तब जब आप शब्दों की दुनिया में ही जी रहे हों, आप लेखक हों, आप प्राध्यापक हों। क्या आप इस बात की ओर कभी ध्यान करते हैं कि आप जो बने हैं उसके पीछे किन लोगों का हाथ रहा है? कौन से लोग आपके सहकर्मी थे, कौन से लोग वरिष्ठ थे, कौन से गुरुजन थे, या घर के किस परिवेश में किसने अंगुलियां थाम कर आपको आगे का रास्ता दिखाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस कृति के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है दिल्ली विश्वविद्यालय का स्मृति राग। प्रेम जन्मेजय के संस्मरणों की यह पुस्तक है जो यादों के झरोखे से श्रृंखला के तहत प्रकाशित हुई है। प्रेम जन्मेजय चर्चित व्यंग्यकार हैं। व्यंग्य विधा को मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए उनके प्रयास जो है इतने उल्लेखनीय हैं कि पिछले 2 दशक से अधिक समय से वे व्यंग्य यात्रा नामक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और व्यंग्य विमर्श के लिए सुदृढ़ मंच के रूप में इस पत्रिका की अपनी व्याप्ति और अपनी स्थापना है। उनकी कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, व्यंग्य संकलन कई प्रकाशित हो चुके हैं, व्यंग्य नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, संस्मरण और संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी चौड़ी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं और लगातार अभी भी सक्रिय हैं। यह पुस्तक दरअसल जैसे नाम से ही जाहिर है, दिल्ली विश्वविद्यालय का स्मृति राग दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े संस्मरणों की पुस्तक है। लेकिन उस संस्मरण तक आने से पहले प्रेम जन्मेजय अपने बचपन को याद करते हैं। किस तरह से दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर की एक पुरानी कॉलोनी में जब उनके पिताजी का तबादला इलाहाबाद से दिल्ली हुआ था, वो आए थे। जन्म हालांकि उनका इलाहाबाद में हुआ, लेकिन 7 वर्ष की उम्र में जब दिल्ली आए और दिल्ली में आने के बाद किस तरह से उनका बचपन, उनकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल और वहाँ से जो है प्राइमरी कक्षा पास करने के अलावा टेस्ट का दौर उस ज़माने में भी शुरू हो गया था। मोहल्ले की दोस्तियाँ, स्कूल की दोस्तियाँ, अध्यापक, विविध विषयों के अध्यापक, अंग्रेजी के अध्यापक, उस ज़माने के अध्यापकों का जीवन क्या था, उनकी सोच कैसी थी। उसके बाद विश्वविद्यालय का जीवन, कॉलेज का जीवन और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई के दौरान किस तरह से हरिवंश राय बच्चन और नरेंद्र कोहली से उनकी मुलाकात हुई। आर्ट्स में जिस तरह से प्रवेश हुआ और उस कक्षा में 17 लड़कियां और 3 लड़के थे। किस तरह से उस दौर के छात्र जो है न केवल अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे बल्कि बाहरी गतिविधियों में भी भाग लेते थे, जिनमें चित्रकला प्रतियोगिताएं, संगीत प्रतियोगिताएं होती थी। और 65 से 75 के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के जिस कालखंड को स्वर्णिम कहते हैं, जब इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र, विजेंद्र स्नातक, निर्मला जैन, सावित्री सिन्हा, मन्नू भंडारी, नित्यानंद तिवारी, इंद्रनाथ चौधरी, अजीत कुमार, महीप सिंह, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, नरेंद्र मोहन, नरेंद्र कोहली, इंदू जैन, सुरेश सिन्हा, कैलाश वाजपेयी, विश्वनाथ त्रिपाठी, गंगा प्रसाद बिमल जैसे लोगों के साथ न केवल काम किया बल्कि डॉक्टर हरदयाल, विजय स्नेहमयी चौधरी, ममता कालिया, पुष्पा राही, कृष्णदत्त पालीवाल जैसे साहित्यिक व्यक्तित्वों ने न केवल हिंदी विभाग को गढ़ा, उस कालखंड के अपने छात्रों को गढ़ा, बल्कि प्रेम जन्मेजय जैसे लोगों को किस तरह का साहित्यिक परिवेश मिला। शिक्षा के अपने प्राथमिक उस कालखंड को याद करने के बाद बतौर सहकर्मी, बतौर वरिष्ठ सहयोगी, बतौर साहित्यकार, बतौर आत्मीय मित्र, बतौर शिक्षक, बतौर गुरुजन, प्रेम जन्मेजय जिन लोगों को याद करते हैं वो कुल 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों में 17 अध्याय जो है उन लोगों से बना है जिन लोगों को प्रेम जन्मेजय ने याद किया है। मैं केवल अध्यायों का जिक्र करूंगा क्योंकि उनके संस्मरणों को पढ़ने के लिए आपको ये पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। डॉक्टर नरेंद्र के साथ जो उनका अनुभव है उसे रवि हुआ अस्त, निर्मला जैन अपनी राह की अन्वेषक,
विजेंद्र स्नातक मौखिक व्यंग्य के आचार्य रामदरस मिश्र गंवई गुलाब की मेरे हिस्से की सुगंध, विश्वनाथ त्रिपाठी ज्यों ज्यों बूढ़े रंग, कमल किशोर गोयनका साहित्य का श्रमिक, महीप सिंह के लिए मेरे हितैषी अग्रज मित्र, नरेंद्र कोहली के न होने का मेरा अनर्थ, बेहतर दुनिया की तलाश में एक समर यात्री रमेश उपाध्याय को इस रूप में याद किया है, बलदेव बंसी को उम्दा फल वाला वृक्ष, सुखवीर सिंह को काले चश्मे के पीछे भेदक दृष्टि, दिविक रमेश पहले कदम से साथ साथ, प्रताप सहगल जो जीने वालों में हैं, सुरेश ऋतुपर्ण को संग सजे मैत्री सुरों का राग शिवरंजनी, हरीश नवल संबंधों का पेंडुलम, अशोक चक्रधर मेरे लिए एक बेहतरीन किताब, और सुरेश कांत 5-10 की ये यात्रा के आत्मीय सहयात्री के रूप में याद किया है, और 18वां अध्याय वोकेशनल कॉलेज के उपवन में 40 बसंत के रूप में याद किया है। प्रेम जन्मेजय की अपनी भाषा, उनकी लेखी की दृष्टि की वानगी मैं बता दूं तो वो अशोक चक्रधर के बारे में जैसे लिखते हैं कि अशोक चक्रधर एक ऐसी किताब है जिसे मैं बार बार पढ़ने के लिए उठा लेता हूँ, एक ऐसी किताब जो आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाती है और आपके पढ़े को आप बार बार मथते हैं, एक ऐसी किताब जिसे पढ़ते पढ़ते आप अपनी छाती पर रखकर सो जाते हैं, एक ऐसी किताब जिसे अवसाद के क्षणों में भी आप अपने साथ रखते हैं, जो आपकी साथी होती है, ऐसी किताब जो दशकों से आपके बुक शेल्फ पर पड़ी होती है, फिर भी आप उसे बार बार पढ़ने के लिए उठा लेते हैं। ऑस्कर वाइल्ड का जिक्र करते हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर कोई बार बार किताब पढ़ने का आनंद नहीं ले सकता तो उसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। हालांकि मैं इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता हूँ, मैं किसी भी किताब को शायद ही दोबारा पढ़ता हूँ, लेकिन ऑस्कर वाइल्ड साहब ने कहा था कि आप अगर किताब को बार बार पढ़ने का आनंद नहीं उठा सकते तो आपको पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा था कि एक किताब की तरह कोई वफादार दोस्त नहीं होता। तो अशोक चक्रधर का भी जिक्र, जितने भी लोगों का उन्होंने संस्मरण प्रेम जन्मेजय ने जिनका मैंने उल्लेख किया, उन्हें इसी रूप में याद किया है। उनके मानवीय पहलू, उनके संवेदनशील पहलु, उनके मैत्री भाव, उनकी विद्वता, उनकी प्रज्ञा, उनकी साहित्यिक यात्रा को भी याद किया है, और जरूर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं रखी हैं जो घटनाएं आपको इन सभी व्यक्तियों के साथ प्रेम जन्मेजय के संबंधों का एक तरह से उल्लेख तो करती ही करती हैं, उन व्यक्तित्वों को भी उजागर करने में आपकी मदद करती हैं। आप ऐसे लोगों को, ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे शिक्षकों को, ऐसे प्राध्यापकों को भी इस पुस्तक से जान पाते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की समृद्धि में एक बड़ा योगदान किया है, जिनकी अपनी भी पहचान बड़ी है। तो इस तरह से यह पुस्तक है तो संस्मरणों की पुस्तक, लेकिन आपको एक समूचे 4 दशकों की, 5 दशकों की साहित्यिक कालखंड को भी बताती है, साहित्यकारों के अलग साहित्यकारों के जीवन को भी बताती है। अद्विक प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 350 रुपये है इस पुस्तक का।